हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिर ऑनलाइन माध्यम से एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए जुड़े। हम लोग अगली क्लास में प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक चिंतन का इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्राचीन भारत का जो लोकतांत्रिक चिंतन के बारे में हम लोगों को जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है वो सब एक तरह से कुछ कृति यानी कुछ पुस्तक जैसे मनुस्मृति, महाभारत, अर्थशास्त्र जैसी पुस्तकों से हम लोगों को जानकारी होती है। लेकिन इन सब चीजों में क्या था कि इनमें राजतंत्र की प्रधानता थोड़ी अधिक थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र की भावना का अभाव था। ऐसे फिर भी प्राचीन लोकतांत्रिक चिंतन के इतिहास के तहत हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का चाहे जो भी जैसा भी स्वरूप रहा वो यूनान के नगर राज्य से पहले से ही हमारे यहाँ शुरू हो गया था, या एक रूप थी। लेकिन बाद में क्या होगा कि उसमें थोड़े थोड़े ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो स्वरूप होता है वो उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन आगे चलकर जब नई जातियां, नए समूह, बाहर के अंदर बाहर से आने वाले लोगों का जो समूह जब हिंदुस्तान में आया तो क्या हुआ, इन परिस्थितियों से निपटने के इन किताबों के अंदर या इन ग्रंथों के अंदर उस वक्त की परिस्थितियों से निपटने के हालात का कई तरह के वर्णन, इनके समाधान यानी परेशानियों के समाधान का वर्णन इनकी जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे क्या, लेकिन एक चीज जानेंगे कि भारतीय जो लोकतांत्रिक चिंतन था उस वक्त वो सब की जो मान्यताएं थी या जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि आध्यात्मिकता की ओर उसका झुकाव जाता था। तो आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे जानने की कोशिश करेंगे कि आध्यात्मिकता की ओर किस तरह से या किस तरह का झुकाव है, तो कैसे। प्राचीन भारत के संपूर्ण यानी कि पूरे चिंतन एवं दर्शन में आत्मा और परमात्मा जैसे अधिभौतिक विषय मेटाफिजिकल सब्जेक्ट में गहरी अभिरुचि का परिचय मिलता है, यानी कि आत्मा और परमात्मा से संबंध के बारे में ज्यादा मिलता है। यहाँ ज्ञान यानी कि नॉलेज को संपूर्ण सृष्टि का नियामक तत्व यानी कि ज्ञान को सृष्टि के नियामक यानी कि नियम के तौर पर देखा गया है, तत्व माना गया है और उसे ईश्वर का साक्षात स्वरूप कहा गया है। यानी कि ज्ञान जो है वो एक सृष्टि का नियम है और उसको भगवान के समान माना गया है। सृष्टि को अस्थिर रखने के लिए यानी कि सही संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसका हर तत्व अपने तय स्थान पर स्थिर रहकर यानी स्थिर रहकर सही नियमों का पालन करे। ऐसा उस वक्त के चिंतन में ये बातें मानी जाती थी। चूंकि मानव समाज सृष्टि की एक अभिव्यक्ति है, यानी कि नेचर की ही एक अभिव्यक्ति है मानव का समाज, इसलिए यह जरूरी है कि हर मनुष्य को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये नैतिकता पर आधारित बात है
कि जो व्यक्ति है, जिसको जो काम मिला है, जो कर्तव्य है, उसका वो सही रूप से पालन करे। यही आधार था। हिंदू चिंतन के अनुसार संसार तो प्रकृति के निर्विकार नियमों से संचालित होते हैं। यानी हिंदू चिंतन में कहा गया है कि प्रकृति जो है उसमें कोई खराबी नहीं है और वो नियमित रूप से चलता रहता है। लेकिन मनुष्य व्यक्ति इच्छा और विचार की क्षमता से संपन्न है। यानी इंसानों के अंदर ख्वाहिशें होती है और विचार, व्यक्ति कभी उनके अंदर विचार चिंतन करने की भी क्षमता है। इसलिए मानव समाज को संचालित करने वाले नियमों का ज्ञान प्राप्त करके ही वे अपने अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन नियमों के बारे में जानना जरूरी है और जो व्यक्ति इसको जान सकेगा वही अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। इन नियमों का सार ही धर्म। धर्म से मतलब यहाँ कोई रिलीजन नहीं है, वर्च्यू है। यानी कि कर्तव्य जो है वो उसकी बात वो करता है कि आपका धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। ही धर्म है, यानी कर्तव्य ही धर्म है, कर्म ही महान है ना। जो सत्य और न्यायोचित का पर्याय है, यानी कि कर्तव्य जो है वो सच्चाई है और क्या बोलते हैं न्यायोचित भी है, जो उसका पर्याय है, यानी कि उसका पूरक है। दूसरी ओर मनुष्य मोह, माया, लोभ या अहंकार के वश में होकर धर्म के मार्ग से विचलित हो सकते हैं, यानी कि अपने कर्तव्यों से विमुक्त हो सकते हैं। उन्हें सही रास्ते पर लाने और चलने के लिए दंड यानी कि फोर्स का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। यानी कि आपने देखा इसमें क्या कि भारतीय लोकतांत्रिक चिंतन जो था उस जमाने में, प्राचीन में, वो धर्म की ओर झुकाव लिए हुए था। आध्यात्मिक नियमों के हिसाब से उसका अपना प्रक्रिया को वो पूरा करता था। उसी के आधार, उसी के कुछ नियमों का पालन करके राज्य व्यवस्था या जो भी उस वक्त सिस्टम रहा हो उसकी वो संचालित करता। अब बात हम लोग आगे करते हैं क्या कि इस जो हम लोग बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक चिंतन, उसमें क्या था कि लोकतंत्र की जो तौर तरीके हैं उसकी कमियां थी, लेकिन राजतंत्र की प्रधानता थी। और कैसे थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि राजतंत्र की प्रधानता। वैसे तो प्राचीन भारत में राजतंत्र के अलावा गुटतंत्र, ऑलिगरेचिस और गणतंत्र, रिपब्लिक्स भी विद्यमान थे। यानी कि राजतंत्र और गणतंत्र दोनों मौजूद थे। लेकिन तत्कालीन राजनीतिक चिंतन में राजतंत्र की प्रधानता देखने को मिलती, यानी कि राजतंत्र की ही व्यवस्था को ज्यादा अहमियत थी। गणतंत्र के अंतर्गत जनसभाएं या प्रमुख नागरिकों की परिषदें, सार्वजनिक वाद विवाद के नियम और चुनाव के तरीके प्रचलित थे। ऋग्वेद के अंदर जनसभा को की भावना को सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। उसमें कहा गया है तुम्हारे उद्देश्य एक हो, तुम्हारे विचार एक हो, ताकि तुम सब पूरी तरह एकता के सूत्र में बंधे जाओ। लेकिन गणतंत्र की भावना की इतनी मुखर अभिव्यक्ति के बावजूद भी इस दिशा में कोई व्यवस्थित चिंतन उभर कर सामने नहीं आया। एक सिस्टमेटिक ढंग से कि ऐसा ही हो। गणतंत्रीय प्रणाली के विषय में जो थोड़ा बहुत चिंतन पेश किया गया वह
या तो लुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, या फिर कुछ महाकाव्यों, नाटकों और पुराणों के छिटपुट प्रसंगों में बिखरा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। दूसरी ओर अधिकांश प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन राजतंत्र की समस्याओं के साथ जुड़ा है। इसमें राजा के कर्तव्य, प्रशासन की कला, विभिन्न व्यवसायों के नियंत्रण, अपराध और दंड, काराधन के मूल तत्वों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब राजतंत्र उस जो कुछ भी था उस सबके बावजूद भी राजतंत्र की जो व्यवस्था था उस पर ही ज्यादा ध्यान दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि उस वक्त की जो राजनीतिक चिंतन थी वो किस चीजों पर आधारित, उसकी कुछ मान्यताएं थी, मेन मान्यताएं थी, मेन टेंटेंट्स, जो हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है या किस तरह के थे। प्राचीन भारतीय चिंतन कुछ प्रमुख मान्यताओं पर आधारित थी जो कई प्रकार के हैं, कई तरीके के हैं। उसमें कुछ है 1, 2, 4, 5 करके हम लोग देखेंगे। जिसमें सबसे पहला है धर्म और दंड की संकल्पनाएं, कॉन्सेप्शन ऑफ वर्च्यू एंड स्टेट पावर। धर्म और दंड की संकल्पनाएं, कर्तव्य और उसके विमुख होने से दंड की जो प्रक्रिया है उसकी बात करते हैं। धर्म और दंड प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की आधारभूत मान्यताएं हैं। धर्म मानव समाज की अमूल्य निधि है, पूंजी है, ये बचत है, और दंड उसका प्रहरी है। दंड का अर्थ है डंडा, स्टिक, जो कि बल प्रयोग, फोर्स का प्रतीक है। धर्म या कानून, लॉ का पालन कराने के लिए बल प्रयोग की कला दंड नीति है। इसलिए दंड नीति स्वयं राजनीति का पर्यायवाची यानी पूरक है। इसीलिए राजनीति का एक पर्यायवाद पूरक अर्थशास्त्र भी है। इसके महत्व को समझने के लिए अर्थ शब्द का मतलब स्पष्ट करना आवश्यक है। हिंदू धर्म के अंदर मानव जीवन के 4 महान साध्य, 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ माने गए, जिन्हें चारों पुरुषार्थ कहा जाता है। इससे पहला है धर्म यानी गुण व्यक्ति, दूसरा है अर्थ यानी कि वेल्थ, धन, तीसरा है काम, प्लेजर, और चौथा है मोक्ष। धर्म का विवेचन धर्म शास्त्रों का विषय है। अर्थ का विवेचन अर्थशास्त्र में, और काम का विवेचन काम शास्त्र में किया गया है। मोक्ष का महत्व इन सबसे बढ़कर है, और वह भी धर्मशास्त्र एवं दर्शन का विषय है। दरअसल धर्मशास्त्र का विचार क्षेत्र इतना व्यापक है कि हमें आचार्य मनु के राजनीतिक विचार भी इतना व्यापक है कि हमें आचार्य मनु के राजनीतिक विचार भी मनु स्मृति के अंतर्गत मिलते हैं, जो धर्मशास्त्र की ही एक कृति है। अर्थशास्त्र के अंदर
अर्थ या धन संपदा के उपार्जन के उपायों का विवरण होना चाहिए। धन संपदा और समृद्धि का सर्वोत्तम रूप है। भूमि पर स्वामित्व स्थापित करके वहां के निवासियों पर अपना शासन स्थापित करना। इसीलिए राज स्थापित करने, उसका प्रबंध चलाने और उसकी अभिवृद्धि करने की कला को अर्थशास्त्र कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका एक बड़ा उदाहरण है। असल में दंड नीति और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु एक दूसरे के पूरक है। राजनीति का एक और पर्याय है, यानी पूरक है, राजधर्म है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार जिस देश में राजधर्म की अवहेलना की जाती है, वहां संपूर्ण यानी कि पूरे धर्म और पुण्य का विनाश हो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए संसार में फिर से शांति व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा स्थापित करने के ध्येय से ईश्वर ने धर्म के रूप में उपयुक्त नियमों का निर्माण किया और उसे लागू कराने के लिए विराजस नाम के राजा का सृजन किया। कहने का मतलब है कि महाभारत में ये कहा गया है कि जिस राज्य में राजधर्म की अवहेलना होती है, वहां क्या बोलते हैं कि सारी चीज धर्म का विनाश हो जाता है, संपूर्ण पुण्य का विनाश हो जाता है। तब फिर वैसी स्थिति से बचने के लिए ऊपर वाला किसी को भेजता है, नियम बनाता है, जिससे कि फिर से शांति और व्यवस्था कायम की जा सके। इस तरह राज्य का निर्माण घोर अव्यवस्था की जगह पूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके लिए राजा की संस्था का उपयोग किया गया, जो दंड या बल प्रयोग की शक्ति से संपन्न था। महाभारत के अंदर राजा को प्रजा की रक्षा का कर्तव्य विशेष रूप से सौंपा गया। यानी कि महाभारत काल में राजा की जिम्मा रहा, ये जिम्मे रहा कि वो अपनी प्रजा की पूरी तरह से रक्षा कर सके, उसकी देखभाल कर सके। इसकी जानकारी हम लोगों को इसमें मतलब इस तरह की कुछ मान्यताएं थी, जो अभी और भी जो प्राचीन भारतीय लोकतांत्रिक चिंतन के दरमियान पाए जाते थे।